फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर रियल फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं और अब मैंने राजन सीरीज से बहुविकल्पी अतिलघुत्री और लघुत्री क्वेश्चन करा बहुविकल्पी अतिलघुत्री कंप्लीट करा दिए हैं। बहुविकल्पी अतिलघुत्री करा रही हूँ। इसमें हिंदी के अतिलघुत्री, विज्ञान के अतिलघुत्री कंप्लीट हो चुके हैं और अब शिक्षण अधिगम के मैं कंप्लीट करा रही हूँ। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी कॉलेज ग्रुप है, क्वेश्चन नंबर 43 का है, एक अच्छे प्रवक्ता, अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में किस शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं सावधानियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है हेडिंग है, प्रश्न पूछने के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया है। देखते हैं। शिक्षक का अपने काम में सफल होना तथा शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा आधार प्रश्न करना है। प्रश्न पूछते समय निम्न सावधानियाँ रखी जानी चाहिए। पहला है, फर्स्ट है, प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछे जाएं। सेकेंड है, प्रश्न पूछने के पश्चात बच्चों को सोचने या पर्याप्त अवसर दिया जाए। थर्ड है, प्रश्न संपूर्ण कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूछे जाएं। फोर है, प्रश्न प्रेषित करने वाले हों। 5 है, प्रश्नों का विवरण संपूर्ण कक्षाओं में होना चाहिए। 6 है, प्रश्न कक्षा के स्तर अनुकूल होने चाहिए। 7 है, प्रश्न बालकों के विचारात्मक दृष्टिकोण को जागृत करने वाले होने चाहिए। 8 है, प्रश्नों की शब्दावली उचित हो। 9 है, प्रश्नों में अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 10 है, प्रश्न आत्मविश्वास के साथ पूछे जाएं। 11 है, प्रश्नों को दोहराना दोषपूर्ण है। 12 है, प्रश्नों की सहज एवं स्वाभाविक रूप से पूछा जाना चाहिए। 13 है, बालकों द्वारा दिए गए प्रश्नोत्तर को शिक्षक द्वारा दोहराया ना जाए। बालकों के सही अथवा गलत उत्तर का निर्णय शिक्षक को स्पष्ट रूप में देना चाहिए। प्रश्न पूछते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस प्रकार थी। पहला, प्रश्न कक्षा में यदि टीचर बच्चों से प्रश्न संपूर्ण कक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछने चाहिए। टीचर को प्रश्न हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा प्रेरित हो आंसर देने के लिए और जल्द से जल्द आंसर दे। प्रश्नों की झड़ी लगाना अनुचित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रश्न पूछना शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसका सतर्कता के साथ प्रयोग कर शिक्षक शिक्षण में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण की प्रयोगिता व महत्व को उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन 2017 के पेपर में आया। उत्तर देते हैं। शिक्षण में इसकी गतिविधियाँ आधारित शिक्षण की उपयोगिता एवं महत्व निम्नवत है। पहला है, छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। दूसरा है, सेकेंड है, गतिविधि आधारित शिक्षण में छात्र आत्मगौरव की अनुभूति करता है। थर्ड है, गतिविधि आधारित शिक्षण में से सीखना स्थायी रूप से अधिक समय तक स्मृति में बना रहता है। इससे बालकों में मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ती है। 5 है, गतिविधियों के आधार पर संपन्न किए जाने वाले अधिगम बहुत प्रभावशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का देखते हैं। दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है। दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है, यह क्वेश्चन 2017 के पेपर में आया। उत्तर देखिए। दूरदर्शन, हेडिंग है, दूरदर्शन का शिक्षा में महत्व। दूरदर्शन को आज विश्व के अनेक विकासशील देश शिक्षा में एक सशक्त तथा उपयोगी साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आज शिक्षा संस्थान की प्रतिदिन बढ़ती संख्या बढ़ता हुआ छात्रों को नामांकन योग्य एवं प्रतिशत शिक्षकों का अभाव द्वारा निरंतर बढ़ते हुए शिक्षा विवादों को दूरदर्शन का प्रयोग करने हेतु बाध्य किया है। इसका प्रयोग न केवल गुणात्मक विकास के लिए बल्कि अध्यापक को अवसर अनुकूल अध्यापन कार्य में सहायता देने के लिए भी किया गया है। अपने दायित्वों का निर्वाह करने के कारण छात्र पूर्णकालीन विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते थे। आज दूरदर्शन संचार एवं प्रसारण का एक प्रमुख माध्यम है।
यह यह एक बहुत बहुत शक्तिशाली माध्यम के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें एक बड़े उद्योग का स्तर तेजी से प्राप्त कर लिया है। इससे विश्व तथा जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रांति आई है। शिक्षा के उच्च स्तर की विश्व बाधाओं को दूर करने का यह एक प्रभावशाली साधन है। दूरदर्शन के द्वारा संपूर्ण विश्व को एक कक्षा का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है एवं कक्षा को घर के स्वरूप में बदला जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन सामाजिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। जो लोग नागरिक क्षेत्रों में निम्न स्तर जीवन बिता रहे हैं उनके लिए यह प्रभावशाली साधन है। यह अनुदेशात्मक सामग्री के पुस्तकीकरण के लिए उपयोगी है। छात्र अपनी व्यक्तिगत प्रयासों से दूरदर्शन द्वारा अच्छा सीख सकता है। यदि दूरदर्शन की उपयोगिता को बढ़ा दिया जाए तो अध्यापकों की आवश्यकता कम किया जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं एवं शिक्षा के विस्तार पाठ्यक्रम में निरंतर संशोधन किया जा सकता है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की सुव्यवस्थित तथा कक्षागत अनुदेशन की तुलना में समुचित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था में प्रभावशाली प्रदर्शन किया जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन के लंबे पैमाने पर लिया जाता है तो इसे व्यय में मिति व्यवस्थित की जा सकती है। इसके द्वारा देश में प्रत्येक भाग में कम व्यय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा अध्ययन के स्तर एवं अनुदेशन की गुणवत्ता को यथावत रखा जा सकता है। वर्तमान में NCERT द्वारा शिक्षकों को अपनी शिक्षा विधियों को एवं कौशलों के विकास हेतु प्रत्येक सप्ताह कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं। संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देते हैं। संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में निम्नलिखित उपयोगिता। फर्स्ट रेटिंग है छात्र का सर्वांगीण विकास। संप्रेषण के माध्यम से छात्र ने न केवल अच्छा श्रोता बनता है बल्कि अच्छा वक्ता भी बनता है। बच्चे के विकास का आधार संप्रेषण ही माना जाता है। संप्रेषण के प्रभाव में हम शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके द्वारा छात्र की रुचियों तथा योग्यताओं का भी पता लगाया जाता है। नंबर 2 है शिक्षा अधिकारियों को निर्देश। इसकी डेफिनेशन है प्रशासन में शिक्षा के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं जिसमें संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 3 है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समायोजन। इसकी डेफिनेशन है संप्रेषण के द्वारा छात्र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समायोजन करना सीखता है। छात्रों में संप्रेषण के साधनों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है। नंबर 4 है अपव्यय एवं अवरोधन की संपत्ति। अपव्यय एवं अवरोधन की संपत्ति में भी संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 5 है शिक्षा की व्यवस्था पर नियंत्रण। देखते हैं शिक्षक प्रशासन संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। विद्यालय में आर्थिक संसाधनों पर विचार विमर्श करना तथा वित्तीय व्यवस्था करने आदि के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का देखते हैं। अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2016 सन 2015 के पेपर में आया है। अथवा शिक्षण अधिगम सामग्री में श्यामपट्ट की उपयोगिता बताइए। उत्तर देखते हैं। आजकल शिक्षण में सहायक सामग्री का बहुतय से उपयोग हो रहा है। वह केवल प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षण के बाद कोई भी शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग नहीं करता है क्योंकि सहायक सामग्री में समस्त बाह्य साधनों में धन एवं समय दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक के पास प्रायः दोनों का ही अभाव होता है। इस दृष्टि से कुशल शिक्षक वही है जो अपने विस्तृत ज्ञान तथा कौशल एवं सूझबूझ से छात्रों की समस्या को समय ही समाधान करने के लिए जहाँ एक और मौखिक उदाहरण बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, वहीं श्यामपट्ट पर कुछ लिखकर या चित्र बनाकर समझाना और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर पढ़ते समय ही चित्र बनाकर समझाने का जो प्रभाव पड़ता है वह बाहर से लाए गए चित्रों का नहीं पड़ता है।
नंबर 48 का देखते हैं। शिक्षण कौशल में एकीकरण का क्या अर्थ है कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। छात्र अध्यापक को प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से एक कौशल का विकास किया जाता है, अर्थात एक पाठ योजना एक ही शिक्षण कौशल से संबंधित होती है तथा इसके शिक्षण का समय भी 5 या 8 मिनट तक का होता है और छात्र अध्यापक शिक्षण के समय एक ही कौशल का प्रयोग करता है, लेकिन गृह शिक्षण में शिक्षण करते समय कौशल का प्रयोग ना करके आवश्यकता अनुसार की गई कौशलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रक्रिया को शिक्षण कौशल समन्वय कहते हैं। पढ़ेंगे शिक्षण कौशल के समन्वय या एकीकरण का अर्थ देखते हैं। किसी भी पाठ के शिक्षण में कौशल के समन्वय का तात्पर्य है शिक्षण पाठ योजना सभी कौशलों को शामिल करना नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार अथवा पाठ की विषय वस्तु और शिक्षण बिंदु की मांग के अनुसार कौशलों का प्रयोग करना है। क्योंकि कौशलों की संख्या अधिक होती है और सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं है, इसलिए कौशलों का विभाजन किया जाता है, जिसमें शिक्षक सरलता से शिक्षण के विषय वस्तु के अनुरूप कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी हेडिंग है शिक्षण कौशल के समन्वय की परिभाषा। शिक्षण में समन्वयता को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। इसमें से कुछ परिभाषित निम्नवत हैं। पहला है बाल मुकुंद शाह के अनुसार कौशलों का समन्वय शिक्षण में बालकों को उनके अनुभवों के स्तर के अनुसार प्रयोग कराने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सेकेंड है डमबिल के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि शिक्षण कौशल का समन्वय शिक्षक की उस योग्यता को घोतक है जिसके अनुसार शिक्षक शिक्षण कौशल का प्रयोग शिक्षण में करता है तथा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। थर्ड हेडिंग है शिक्षण कौशल के समन्वय एकीकरण का उद्देश्य। देखते हैं शिक्षण कौशल के समन्वय एकीकृत उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है उत्तम अधिगम के लिए वैध शिक्षण में एक से अधिक शिक्षण कौशल का प्रयोग करके प्रवीण बनाना। सेकेंड है शिक्षण में सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग करना। थर्ड है सूक्ष्म शिक्षण में अर्जित कौशलों का प्रयोग वैध शिक्षण में करना। फोर है उत्तम शिक्षण हेतु समन्वय करना। देखते हैं शिक्षण कौशलों का समन्वय करते समय ध्यान देने योग्य बातें। फर्स्ट है कक्षा वातावरण के अनुसार शिक्षण कौशल का प्रयोग। सेकेंड है अधिगम परिस्थितियों की जानकारी होना। थर्ड है कौन से शिक्षण का प्रयोग कब करना है इसकी जानकारी होना। फोर है छात्रों को मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझाने का प्रयत्न करना। 5 है छात्रों के स्तर के अनुसार कौशलों का प्रयोग करने में कुशलता प्रदान करना। 6 है विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों की पूरी जानकारी होना। क्वेश्चन नंबर 49 का देखते हैं। बहुश्रेणी शिक्षा क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसकी आवश्यकता बताइए, इसमें संचालित करने में मानवीय समूहों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। बहुश्रेणी शिक्षा को बहुस्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है। बहुश्रेणी शिक्षा एवं शिक्षण वह शिक्षण है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्धियां स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाती है अथवा सेकेंड डेफिनेशन है विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कक्षा में तेज माध्यम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता हेडिंग है बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता। फर्स्ट है बच्चों की सीखने की गति का भिन्न होना। सेकेंड है बच्चों की उपलब्धि स्तर का भिन्न होना। इसके कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। संचालित करने वाले मानवीय समूह, इसके कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रथम समूह केवल शिक्षक आधारित समूह। द्वितीय समूह है कुछ शिक्षक एवं मॉनिटर आधारित समूह होते हैं। थर्ड है समूह एक शिक्षक और आधारित समूह।
4 है केवल मॉनिटर समूह। 5 समूह है छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं सीखने का समूह। समुदाय आधारित समूह, शिक्षा समिति या सेवानिवृत्त मानवीय समूह। क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं 50 का। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि की उपयोगिता बताइए। क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। उत्तर है प्रश्नोत्तर विधि। हेडिंग है प्रश्नोत्तर विधि। इस प्रविधि के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं का हल करता है। दार्शनिक सुकरात ने भी अपने शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया था। दार्शनिक सुकरात ने अपने शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि को समझाया था। अब उपयोगिता देख लेते हैं। उपयोगिता हेडिंग है उपयोगिता। इस प्रविधि के प्रमुख उपयोगी निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, फर्स्ट है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। सेकेंड है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। थर्ड है इससे छात्रों में पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण किससे कहते हैं? कक्षा में बच्चों की रुचि बनाए रखने हैं तो आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे तथा कैसे करेंगे? उत्तर देखते हैं। हेडिंग है रुचिपूर्ण शिक्षण। देखते हैं डेफिनेशन। रुचिपूर्ण शिक्षण की नवीन विधा है। रुचिपूर्ण शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा तथा कौशल का विकास करना। सेकेंड है बालकों में सृजनात्मक विकास। थर्ड है विद्यालय परिवेश को आकर्षित एवं तथा मनोरंजन बनाना। कक्षा में बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का एवं ढंगों का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है खेल। अब खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बच्चों को सबसे पहले खेलना ही आता है, अतः बच्चों को यदि खेल खेल में शिक्षा दी जाए तो बच्चे उसे रुचिपूर्ण ग्रहण करेंगे, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होगा। अतः कक्षा में बच्चों की रुचियों को बनाए रखने हैं तो हम खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य करा सकते हैं। नंबर 2 है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में शिक्षण कार्य बालकों की रुचियों के अनुसार किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे बहुत ही मनोरंजनात्मक भाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। थर्ड है करके सीखने की विधि का प्रयोग। बच्चों में करके सीखने की योग्यता का विकास करने से बच्चे रुचिपूर्ण शिक्षण ग्रहण करते हैं एवं सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? शिक्षण में दृश्य उपकरणों का उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। सन 2016 के पेपर में आया की हेडिंग देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय। उत्तर शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य उस सामग्री से है जिसके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। शिक्षण सामग्री सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। छोटे बालकों की शिक्षा में अनेक महत्व को प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने एक मत होकर स्वीकार किया है। शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता। फर्स्ट है शब्दावली में वृद्धि। दृश्य सामग्री के द्वारा बालकों की शब्दावली में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि चलचित्र का प्रयोग करते समय वे नए नए शब्द सुनते हैं तथा ग्रहण करते हैं। सेकेंड है शिक्षण में कुशलता। दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में शिक्षण में कुशलता आती है, जिससे शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बनता है। दूसरे शब्दों में जिन सूक्ष्म बातों तथा कठिन भावों को बालक कांच और टाँक की सहायता से नहीं समझ सकते हैं, उन्हें वे दृश्य उपकरणों के प्रयोग से सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। थर्ड है प्रत्यक्ष भाव। दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षार्थियों को प्रत्येक अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे पाठ्य वस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते, उनकी चित्र तथा फिल्म की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। और है संग्रहण क्षमता। दृश्य साधनों द्वारा पूर्व ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे किसी भी घटना की प्रक्रिया को फिल्म में संग्रहित कर शिक्षक कार्यक्रमों को
वीडियो टेप के पर सुरक्षित रख सकते हैं। इन कार्यक्रमों का शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। 5 है रुचिकर साधन। दृश्य सामग्री एक रुचिकर साधन है। इसका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रुचिकर बनाया जा सकता है। इससे छात्र में सक्रियता आती है और अधिगम स्तर स्थिर होता है। इसका प्रयोग शिक्षण की एक रास्ता को दूर करता है। 6 है अमूर्त तथा मूर्त के रूप में प्रस्तुतिकरण। विभिन्न विषयों में कई संकल्पनाएं सूक्ष्म स्तर में अमूर्त रूप से होती हैं। इन संकल्पनाओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने से छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थिर होगा, जिसे शिक्षार्थी अधिक समय तक याद रख सकते हैं। 7 है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। दृश्य साधन कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत पर आधारित होता है। दृश्य साधन छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हैं। शिक्षार्थी एक दूसरे से मानसिक क्षमता, अध्ययन गति, रुचि आदि की दृष्टि से भिन्न होते हैं। शिक्षकों को समझाने पर विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। 8 है वैज्ञानिक अभिवृत्तियों का विकास। किस घटना के घटित होने के कारण का तर्क देना वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाती है। दृश्य साधनों द्वारा अमूर्त चिंतन एवं मूर्त चिंतन का विकास होता है। छात्रों की सक्रियता बढ़ती है, अतः अधिगम स्तरीय होता है, अतः ये सभी छात्र अभिवृत्ति के विकास में सहायक होते हैं। 9 है सक्रियता। छात्र जब स्वयं करके सीखते हैं तो पाठ्य वस्तु अधिक स्पष्ट हो जाती है। दृश्य साधनों के कुछ साधनों पर आधारित होने पर इसमें छात्रों की सहभागिता भी हो सकती है। जैसे किसी वस्तु का मॉडल तैयार करने में छात्रों की सहभागिता हो सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों से छात्र उत्साहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय होकर भाग लेते हैं। 10 है प्रेरणादायी। दृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 53 का देखते हैं। शिक्षण अधिगम के मानवीय चित्र के उपयोगिता बताइए। क्वेश्चन सन 2015 के में उत्तर देते हैं। शिक्षण में मानवीय चित्रों का विशेष महत्व है। प्रस्तुत मानचित्र पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानचित्र में पृथ्वी या उसके किसी भी भाग को एक निश्चित मानक पर वह दृश्य भूमि के रूप में निश्चित लक्षणों सहित प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी या उसके विभिन्न भागों को कक्षा में नहीं लाया जा सकता है और ना ही क्षेत्र भ्रमण करके दिखाया जा सकता है। केवल मानचित्र के माध्यम से ही उसे छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कहना उचित है कि मानचित्र की मदद से पूरी दुनिया को कक्षा में लाया जा सकता है और इसका अध्यापन किया जा सकता है। सहायक सामग्री के रूप में मानचित्र के अध्ययन के साथ ही मानचित्र एवं रेखा मानचित्र की विभिन्नताओं को जान लेना चाहिए। किसी स्थान विशेष तक पहुँचने या किसी अन्य प्रयोजन से किसी ऐसे मानचित्र को बताते हैं कि जिसे मापने का प्रयोग ना किया जाए, परंतु अन्य स्थानों, मार्गों आदि को निर्धारित भू चिन्हों से व्यक्त किया गया हो। ऐसे मानचित्र को रेखा मानचित्र कहते हैं। इसमें किसी यात्रा स्थल का विवरण सरलता से और शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है। इससे भ्रमण के समय तैयार कर सकते हैं। इसमें स्थानों की दूरियां अंकों शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि एक छोटे क्षेत्र या आसपास की वस्तुओं को अवस्थाई का सही मापा जाना अभिष्ट है। जैसे विद्यालय परिसर में विभिन्न चिन्हों की स्थिति अथवा किसी कक्षा या किसी कारखाने आदि का विवरण तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र की होगी। इसका पैमाना होगा सेंटीमीटर बराबर जमीन के 1 अथवा 10 या कुछ 100 मीटर की दूरी, किंतु
किंतु इस पैमाने पर किसी देश अथवा विश्व का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है। वहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर जमीन के 50 अथवा 100 से अधिक किलोमीटर के ऐसा माना गया है। ज़मीन के 100 या 50 या 100 किलोमीटर दूर होंगे ऐसा माना गया है। इसके पहले जहाँ एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाते हैं उसे मानचित्र अथवा प्लान कहते हैं, और दूसरे में जहाँ बड़े क्षेत्र को छोटे पैमाने पर दिखाते हैं उसे मानचित्र में मैप कहा जाता है। भूगोल शिक्षण में शिक्षण में इन तीनों का अपना महत्व है, चाहे वह मानचित्र की रचना के कौशल समझ के विकास हेतु को अथवा भौगोलिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से हो। भूगोल शिक्षण में मानचित्रों के उपयोग व अध्ययन के निम्नलिखित 2 उद्देश्य होते हैं उद्देश्य कहे जाते हैं। पहला है छात्रों को किसी क्षेत्र, देश अथवा संसार के उचित आकार व विस्तार का ज्ञान हो सके, और सेकेंड है पृथ्वी के किसी भी भूभाग की प्रकृति, बनावट, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य विशेषताओं का ज्ञान हो सके। इसकी मदद से संपूर्ण पृथ्वी एवं विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 का देखते हैं। व्याख्यान मुक्ति से क्या आशय है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। हेडिंग देखते हैं, व्याख्यान विधि से आशय। देखते हैं, निर्देश की सबसे पुरानी युक्ति व्याख्यान की ही है। प्राचीन काल में पुस्तक उपलब्ध नहीं थी तथा हस्तलिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। तब व्याख्यान से ही शिक्षण कार्य किया जाता था। आज व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। उच्च कक्षाओं में संपूर्ण छात्र केवल विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते हैं। व्याख्यान देना ही उनके लिए पर्याप्त नहीं है। व्याख्यान के साथ आवश्यक है कि उनकी जिज्ञासा हेतु प्रश्न किए जाएं तथा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। व्याख्यान से तात्पर्य है शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई तक उसका विश्लेषण करके छात्रों में समक्ष प्रस्तुत करना या परिचर्चा का विस्तृत अंश है। यह माना जाता है कि जो शिक्षक जितना अच्छा व्याख्यान दे सकता है उसकी कक्षा उतनी ही भरी होती है। व्याख्यान शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। इस प्रविधि से शिक्षक विषय पर आधारित अधिकार रखता हुआ क्रमबद्ध अपने ज्ञान को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। लाभ। अब देखते हैं लाभ। फर्स्ट है, व्याख्यान द्वारा विषय का मौखिक चित्रण तथा प्रस्तुतिकरण उचित रूप में होता है और विषय के क्षेत्र में सामान्य रूपरेखा भी प्राप्त की जा सकती है। सेकेंड है, व्याख्यान प्रभावात्मक तरीके से संक्षिप्त समय में ही बहुत से तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। थर्ड है, जब व्याख्यानों को कई खंडों में क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो विषय में छात्रों की रुचि अच्छी तरह उत्पन्न हो जा सकती है। 4 का देखते हैं। इसमें क्योंकि रुचि के कारण ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा ध्यान काफ़ी समय तक सुरक्षित और स्थानीय बनाया जाता है। 5 है, कविताओं के द्वारा दी गई प्रस्तुति से कहे हुए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। व्याख्यान कविताओं की कमी को पूरा करता है। इसके दोष देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्याख्यान छोटी कक्षाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। सेकेंड है, छात्रों में मानसिक तर्कता व अवलोचनात्मक शक्ति के विकास में की कमी रहती है। थर्ड है, इस प्रकार से दिया ज्ञान अस्थायी होता है। 4 है, विज्ञान के विषयों को इस विधि से पढ़ाना प्रभावकारी नहीं होता क्योंकि इसमें शिक्षक संपूर्ण सूचना ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। 5 है, विषय का प्रयोगात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। अध्यापन आदेशात्मक
न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। इस कथन से से क्या आशय है? यह क्वेश्चन सन 2015 सन 2016 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। शिक्षक को छात्र के प्रति कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उसकी समस्या समाधान करना चाहिए। शिक्षक को छात्र के प्रति निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना। सेकेंड है पढ़ने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना। थर्ड है बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना। फोर है शिक्षक बालकों के सहयोगी तथा मार्गदर्शन के रूप में। 5 है प्रेषण, सूचना, संचालन तथा निर्देशन निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास। अधिगम को आनंददायी बनाना एवं व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का विकास करना। 7 है शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। 8 है स्वनिर्मित एवं स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रस्तुत करना। 9 है समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। 10 है शिक्षा में हर्ष तथा अवरोधन का रोकना। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय एवं उदाहरण दीजिए। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। हेडिंग है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखते हैं इसमें इसे मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र भी कहते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर भी सूत्र कहा जाता है। आरंभ में बालक सूक्ष्म को नहीं समझता है, पहले वह स्थूल का ज्ञान प्राप्त करता है। हम जो कुछ देखते हैं, स्पर्श करते हैं अथवा इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वही स्थूल है। स्थूल उन्हीं वस्तुओं से संबंधित विचार हैं। बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका इंद्रिय जनित अनुभव है। सूक्ष्म का ज्ञान श्रेष्ठ अवश्य है, लेकिन विद्यार्थी उसे सरलता से ग्रहण नहीं कर पाता है। अतः विषय को उसके सामने स्थूल रूप में रखना चाहिए। स्थूल को आधार बनाकर अध्यापक धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर बढ़ जाए तो अच्छा है। नेत्र, स्पर्श, घ्राण, कर्ण, स्वाद इंद्रियों में से संबंधित पदार्थ स्थूल पदार्थ कहलाते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाविद पेस्टालॉजी ने कहा है ऐसी वस्तुएं स्थूल कही जाती हैं जो बालकों के संपर्क में आती हैं और जो उनके विचारों को उद्बोध कर सकती हैं। इसलिए बालकों की शिक्षा सदा स्थूल पदार्थों तथा तथ्यों से आरंभ करना चाहिए। डॉक्टर B.D. भाटिया ने स्थूल उदाहरणों द्वारा शिक्षण को सरल बनाते हुए लिखा है द चाइल्ड shall understand and new Indian when it preceded by a vivid and clear illustration। शब्दों को परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं, उदाहरणार्थ 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं। यह भाव सूक्ष्म है। प्रारंभ में 2 और 3 के अभाव को नहीं समझ सकता है। यदि उसे दो गलतियां और फिर 3 गलतियां दे दें तो वह 5 गलतियों को प्रत्यक्ष देखेगा। वस्तु इस प्रकार के अभ्यास से वह 2 और 3 के अभाव को समझ जाएगा। स्पष्ट है कि 2 और 3 भाव को वस्तुओं के द्वारा ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इस प्रकार आरंभ में बालक फूलों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह रंग के बारे में नहीं जानता है। नीले रंग को पीला रंग और पीले को नीला कह देगा, लेकिन रंग बिरंगे वस्तुओं को देखते देखते उसे रंग का ज्ञान हो जाता है। अब यह कह सकते हैं कि बालक के अनुभव में पहल स्थूल वस्तु आती है, उसके बाद में वस्तुओं के निरीक्षण तथा प्रयोग से भाव की उपस्थिति होती है। भूगोल पढ़ने के लिए नदियों आदि के प्रकरण में चित्र और मॉडल का प्रयोग ठीक होता है। पाठ में नियम कठिन होते हैं, ये अमूर्त है, अतः उदाहरण पहले रखा जाना चाहिए और नियम बाद में निकलवाना चाहिए।
स्थूल के बाद सूक्ष्म का ज्ञान देना चाहिए। सूखने का यह स्वाभाविक क्रम है। शिक्षण के समय अध्यापक को इसी क्रम में चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 का देखते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु दिए गए प्रयासों को समझाइए। उत्तर, ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। पुनर्बलन का अर्थ पुनः बल देना है, अर्थात छात्रों के सफल प्रयासों को प्रेरित व उत्साहित करने के लिए उसकी प्रशंसा पुनर्बलन मानसिक रूप से छात्रों को प्रोत्साहित करने की कला है। इसका प्रयोग प्रत्येक शिक्षक को आवश्यकता अनुसार एवं अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वह शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, रुचिकर, आनंददायी एवं सुगम बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निर्धारित पाठ्यक्रम को छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षक शिक्षण की अतिरिक्त विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करता है और बच्चों को विषयवार निर्धारित दक्षताओं में कुशल बनाता है। दक्षताओं के विकास में न केवल विद्यालय बल्कि परिवार व छात्र का परिवेश सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। जिन छात्रों की सामाजिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षक दृष्टिकोण से ठीक है, उसके अभिभावक बच्चों के प्रति जागरूक हैं, उन बच्चों में शैक्षिक दक्षताओं के विकास में सरलता आती है। विद्यालय में एवं कक्षा में पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य मुख्यतः शिक्षक का है। अतः शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के प्रत्येक सही एवं प्रशंसनीय कार्यों को सराहे एवं सभी के समक्ष प्रदर्शित करे। इसके लिए उसे शाब्दिक, अशाब्दिक पुनर्बलन व प्रशंसा पुरस्कार जैसे सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे छात्र कक्षा में सक्रिय रहते हैं और उनका प्रोत्साहन बंधन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 58 का देखते हैं। पूर्ण से अंश की ओर और शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन 15 के पेपर में आया। अथवा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को सोदाहरण समझाइए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। हेडिंग देते हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। बालक पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान करते हैं, उसके बाद उसके अंश का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पेड़ कहने से उसके मस्तिष्क में पेड़ का एक चित्र उपस्थित हो जाता है। वह पुराने पेड़ के बारे में सोचने लगता है। शिक्षक बालक को एक संपूर्ण ज्ञान के आधार पर ही पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। इस शिक्षण सूत्र के आधार पर ही आज सर्वप्रथम बच्चों को पहले वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, बाद में वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, अक्षरों का नहीं। इसे ही पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का देखते हैं। व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह विधि किस स्तर की कक्षाओं में उपयुक्त मानी जाती है? हेडिंग देखते हैं। व्याख्यान प्रविधि का उद्देश्य। यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। इसे प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि माना जाता है। निर्देशन की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है। व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। उच्च कक्षाओं में सभी छात्र केवल विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके लिए केवल व्याख्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना भी आवश्यक है। व्याख्यान से आशय है कि शिक्षक द्वारा किसी विषय का विश्लेषण करना, अर्थात विषय वस्तु का गहराई से विश्लेषण करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना। आधुनिक शिक्षा शास्त्रीय व्याख्यान विधि का परंपरागत एक मार्गी तथा वैज्ञानिकता से दूर मानते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि माना जाता है। हेडिंग है। व्याख्यान विधि की उपयोगिता। व्याख्यान विधि की उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अथवा बालक केंद्रित शिक्षण उपागम से क्या अभिप्राय है? शिक्षण में उसका क्या महत्व है? यह क्वेश्चन 2015 के बैक पेपर में और 15 में पूछा गया है। हेडिंग देखते हैं। उत्तर देखते हैं। हेडिंग बाल केंद्रित शिक्षा से आश्रय। उत्तर देखते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा
शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक जैसे चाहता था उसी प्रकार शिक्षा देता था। बालक बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित महत्व दिया जाता था। किंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा। पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बाल केंद्रित शिक्षण हेडिंग है बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिताएं देख लेते हैं इनकी। पहला है, इस शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियां, दक्षताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। सेकेंड है, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। थर्ड है, इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। फोर है, इसमें बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। फाइव है, बालक के द्वारा स्वयं किए गए कार्य से उसके मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 61 का देखते हैं। अध्यापक की मुख्य मुद्रा एवं हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थक उदाहरण द्वारा व्याख्यान कीजिए। उत्तर देखते हैं। अध्यापक की मुख्य मुद्रा नयन मुद्रा का संकेत सिर हिलाना सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से है। हिलाना, हस्त मुद्रा आदि हाव भाव प्रकट करने के लिए शाब्दिक संकेत थे। भावनाओं को प्रकट करने के लिए कभी कभी शाब्दिक कथन इतना प्रभावशाली नहीं होता है कि जितना हाव भाव हर्ष विदास के भाव को व्यक्त करते समय शिक्षक के चेहरे पर वैसे ही हाव भाव होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 का देखते हैं। पुनर्बलन का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता रेखांकित कीजिए। उत्तर है, पुनर्बलन शब्द आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिगम के मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिससे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहारों को दोहराता है तथा वांछित व्यवहारों को दूर करता है। पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक प्रविष्टि है। पुनर्बलन में उस उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिसके प्रस्तुतिकरण अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। उत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बिना लागत के सामग्री से आप क्या समझते हैं? अथवा उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए? यह क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया। उत्तर देते हैं। बिना लागत की शिक्षा सामग्री का अर्थ ऐसी सामग्री से है जिसको बनाने में कोई खर्च नहीं लगता है। ऐसी सामग्री के निर्माण के लिए आप अपने आसपास की उन वस्तुओं को लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है तथा जो बेकार की वस्तुओं के श्रेणी में आ जाती हैं। शिक्षकों को चाहिए कि ऐसी ही शिक्षण सामग्री का निर्माण करें तथा बच्चों का ऐसी ही शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु प्रेरित करें जिससे उसमें संरचनात्मक विकास हो। क्वेश्चन नंबर 64 का देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। उत्तर है, उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शिक्षक रूप से पिछड़े होते हैं। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों को कठिनाइयों की जानकारी तथा समझकर उनका निवारण करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण केवल छोटे बच्चों हेतु उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। छात्रों को कठिनाइयों का सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है।
सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करते हैं जो छात्र अपनी कुशलता एवं विचारों की त्रुटियों को दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। फर्स्ट, बच्चों की समस्याओं को जानकर उनका निवारण करने हेतु निम्न उपाय किए जाते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण विधि। सेकंड है सामूहिक शिक्षण विधि। थर्ड है साधारण अभ्यास कार्य लिखित मौखिक। 4 है विशिष्ट अभ्यास कार्य लिखित मौखिक। 5 है पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य। क्वेश्चन नंबर 65 का देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से के क्या लाभ हैं? उपचारात्मक शिक्षण के क्या लाभ हैं? उत्तर देते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इसमें छात्रों में उपस्थित समस्याओं का पता लगाया जा सकता है उसका निवारण हो जाता है। सेकेंड है इसमें छात्रों का मानसिक विकास किया जा सकता है। थर्ड है इसके प्रयोग के लिए शिक्षक प्रक्रिया प्रभावशाली बन जाती है। फोर है इस शिक्षण द्वारा छात्रों की उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे कल की वीडियो में देखते हैं। और आप लोगों को अगर मेरी इन वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर करें और ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। और आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, तो आप लोग वहाँ जाकर और भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी PDF निकलवा सकते हैं। राजन सीरीज से जो भी की है मैंने, राजन सीरीज की लगोत्री के सारे सब्जेक्टों की PDF अपलोड कर दी है, तो आप लोग उनसे ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आगे की। चलिए बाय, टेक केयर।